हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इक्विवेलेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, तो आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, x ग्राम ऑफ प्योर AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट respective highest oxidation state by 50 ml of 0.1 molar hot and acidified KMnO4। hot and acidified KMnO4 दे रखा है और ये KMnO4 0.1 मोलर है, 50 ml है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा। तो आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होकर कहाँ जा सकता है, +2 तक। MnO4 में KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 और एसिडिक मीडियम में जब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होकर कहाँ चला जाता है, +2 तक। आर्सेनिक और सल्फर आर्सेनिक सल्फाइड में जो प्रेजेंट है, इन दोनों को रेस्पेक्टिवली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आर्सेनिक किसमें प्रेजेंट है, +3 में, और सल्फर किसमें प्रेजेंट है, -2 में। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितना होता है, +5, और सल्फर का कितना होता है, +6। तो ये बना देगा आर्सेनेट आयन, और क्या बना देगा, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सल्फर +6 में है, आर्सेनेट आयन में आर्सेनिक +5 में है। अब आपसे क्या पूछा है कि ये बेसिकली x ग्राम आर्सेनिक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये x ग्राम यहाँ पे कितना हो सकता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अपने पास क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जब रिएजेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स या इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है। यहां पर आपको इक्वेशन बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये बोल सकते हो कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 must be equal to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, अगर ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो। और ऐसा बोला गया है कि ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। बताइए इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स अपने पास कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, दैट इज इक्वल टू, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। बताइए KMnO4 के मोल कितना है, 0.1 मोलर है, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर में वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलारिटी क्या हो जाता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर कितना होता है कि कोई भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, पर मोल ऑफ द रिएजेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो KMnO4 में पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं होता है, केवल Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। 1 मोल ऑफ KMnO4 में 1 मोल ऑफ Mn प्रेजेंट है, जो कि +7 से कहां चला गया, +2 तक। तो बेसिकली 1 मोल ऑफ KMnO4 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो इसका n फैक्टर कितना आ गया, 5। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 246, ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो ये तो अपने पास हो गया नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना होगा, चलो पता करो। आर्सेनिक +3 में कहां चला गया, +5 में, और आर्सेनिक सल्फाइड के 1 मोल में आर्सेनिक कितने प्रेजेंट है, 2। तो 2 आर्सेनिक के लिए +3 से +5 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो आर्सेनिक में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, प्लस सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, -2 से चला गया +6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। आर्सेनिक सल्फाइड के 1 मोल में सल्फर 3 प्रेजेंट है, तो तीनों सल्फर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। तो x डिवाइडेड बाई 246 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 28, और इधर से कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1000, ये 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर कितना आ गया, 5। 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 246 डिवाइडेड बाई 28, और इधर डिवाइडेड बाई 40 ऑलरेडी है। x अपने पास किस में आएगा, ग्राम में। सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा, 0.22 ग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर निकालना आता है और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये दोनों कंसेप्ट अगर पता है तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी इसका आंसर आ सकता है।
किसी भी इक्वेशन को आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का मतलब ही ये है कि आप इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस ना करो, केवल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जहां पर रिएजेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, वहां पर रिएजेंट्स के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम V1 ml ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7, ठीक है, इज नीडेड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 0.678 ग्राम N2H4 इन एसिडिक मीडियम। N2H4 को ऑक्सीडाइज करवा रहा है K2Cr2O7। फिर इसके बाद क्या बोला अगले स्टेटमेंट में, देन वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलर KMnO4 नीडेड फॉर द सेम ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम विल बी। N2H4 को K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो बेसिकली दोनों का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा अगर N2H4 जिसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं उस N2H4 का अमाउंट सेम है। तो ये भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। N2H4 को दो बार ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है, एक बार KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक बार K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर रहा है। KMnO4 कितना रिक्वायर्ड होगा, K2Cr2O7 कितना रिक्वायर्ड होगा, इन दोनों में रिलेशनशिप आपको बताना है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर रहा है N2H4 को, इससे क्या बनेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रोजन -2 में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन को जब भी ऑक्सीडाइज किया जाता है तो नाइट्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +6 में होता है, कहाँ चला जाएगा, +3 में। ये कितना रिक्वायर्ड है, 0.1 मोलर V1 ml रिक्वायर्ड है 0.678 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली KMnO4 कितना रिक्वायर्ड है, 0.3 मोलर, लेट अस से कि V2 ml इसका रिक्वायर्ड है, और ये भी N2H4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है 0.678 ग्राम को। ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये जाएगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगा। एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम परमैंगनेट में Mn होता है, मैग्नीज होता है, +7 से कहाँ चला जाता है, +2 तक। तो ये आपको बताना है कि KMnO4 जिसकी मोलारिटी 0.3 मोलर है, इसका V2 ml अगर रिक्वायर्ड होगा तो V2 ml V1 ml के रेस्पेक्ट में कितना है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H4। बताइए इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे। वैसे V1 आपको जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में दे रखा है, तो वॉल्यूम को मोलारिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल आएंगे, और मिली मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट आएंगे। तो मिली इक्विवेलेंट की टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H4। सिमिलरली इससे क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H4, और N2H4 का जो अमाउंट है वो दोनों में सेम दे रखा है। तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो क्या लिख सकते हो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। क्या ये लिख सकते हो क्या ये सही है या गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता भी रखा है इक्विवेलेंट कंसेप्ट में। क्या एक इक्वेशन का जो डेटा है वो दूसरी इक्वेशन में आप यूज कर सकते हो क्या, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स और इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मैलिटी और इक्विवेलेंट्स दोनों n फैक्टर पे डिपेंड होता है, और ये जो N2H4 सब्सटेंस दे रखा है, इस N2H4 सब्सटेंस का अगर फर्स्ट इक्वेशन में n फैक्टर कुछ अलग है और सेकंड इक्वेशन में n फैक्टर कुछ अलग है, तो बेसिकली आप इस तरीके से कभी भी यूज नहीं कर सकते। एक इक्वेशन से जो डेटा कैरी करना है दूसरी इक्वेशन में, ये डेटा आप हमेशा नॉर्मैलिटी और इक्विवेलेंट्स की टर्म में कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, आंसर गलत आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये जो आंसर आपने प्रेडिक्ट किया है ना, ये बिल्कुल सही है। उसका रीजन क्या है कि N2H4 का दोनों इक्वेशंस में अमाउंट एकदम सेम है, और N2H4 दोनों इक्वेशंस में सेम तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बेसिकली N2H4 का दोनों इक्वेशंस में n फैक्टर सेम होगा। n फैक्टर अगर सेम होगा तो ये जो आपने प्रेडिक्शन लगाया ना, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे n फैक्टर डिफरेंट होता ना, तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व मत करते। फिर आपको क्या निकालना होता कि यहाँ से आप N2H4 के मिलीमोल्स आप निकालते हैं, उस मिलीमोल्स को आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए फिर KMnO4 निकालना पड़ता। फिलहाल ये बिल्कुल सही है। बताइए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 कितना है।
मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर K2Cr2O7 का कितना होगा 6, प्लस 6 से कहाँ चला गया +3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन का बेसिकली गेन हुआ है। लेकिन एक मोल K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम एटम है, दोनों क्रोमियम एटम के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना आ गया 6। KMnO4 की अगर बात करें तो KMnO4 के 1 मोल में एक ही Mn है और एक ही Mn में +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 5। और इसके अपने पास मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मिलीमोल 0.3 मोलर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है V2 ml। सॉल्व आप इसको करो तो कितना आंसर आए, V2 डिवाइडेड बाई V1, V2 डिवाइडेड बाई V1 ये कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 15 हो गया, ये V1 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, तो V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू 0.4। तो सेकंड इक्वेशन में KMnO4 का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो बेसिकली K2Cr2O7 का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसका 0.4 टाइम्स होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अगेन आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता होना चाहिए। इन दोनों टॉपिक्स को अगर अच्छे से क्लियरेंस है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaAlOH होल ट्वाइस CO3, एक कंपाउंड दे रखा है सोडियम एल्यूमिनियम का, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.25 नॉर्मेलिटी HCl to form NaCl AlCl3 CO2, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली रिएजेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट आपको बता दिया क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर रिएजेंट का अमाउंट बता दिया, दूसरे पर्टिकुलर रिएजेंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। और इक्वेशन इतना सिंपल है ना कि आप इसे मोल कंसेप्ट से ही सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत इजीली आंसर आएगा। सोडियम एल्यूमिनियम OH होल ट्वाइस CO3, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है, Al3 प्लस प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दिया, HCl से। HCl से करने के बाद क्या बन रहा है, NaCl AlCl3 और CO2। ठीक है, ये आपको दे रखा है 100 मिलीलीटर, इसकी मोलारिटी है 0.1 मोलर। HCl आपको कितना दे रखा है 0.25 नॉर्मल, और इसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है मिलीलीटर में, ये आपको निकालना है। दोनों एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं, तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है ये। Na से क्या बन रहा है, NaCl। ऐसा करता हूं कि मैं इसको कंप्लीटली बैलेंस करके ही लिख लेता हूं, तो एक Cl रिक्वायर्ड होगा, प्लस Al से क्या बनेगा, AlCl3, टोटल 4 Cl रिक्वायर्ड होंगे तो 4 HCl आ गया। OH माइनस H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा तो कितना हो गया, 2H2O हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम एक CO3 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम और CO3 मिलके क्या बना लेंगे, H2CO3, विच इज व्हाट, H2O प्लस CO2, और H2O प्लस 2H2O ये कितना हो गया अपने पास, 3H2O प्लस CO2। ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया। प्रोडक्ट अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिए, बेसिकली प्रोडक्ट तो आपको दे ही रखे थे। ये कितना है 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर, ये कितना है 0.25 नॉर्मल, और V ml इसका रिक्वायर्ड होगा। तो साफ आ रहा है रिएक्शन जब कंप्लीटली बैलेंस्ड है तो मोल कंसेप्ट ही आप सॉल्व कर लो ना। इसके 1 मोल के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड है, 4 मोल, तो बेसिकली इसके मोल अपने पास कितना है 100 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मोलर, तो ये अपने पास मिलीमोल आ गए डिवाइडेड बाई 1। स्टोइकियोमेट्री से अप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ। इसके मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड दैट इज इक्वल टू इसके मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके मोल आप कैसे ला सकते हो, मोल के लिए मोलैरिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। HCl का एन फैक्टर कितना होता है, एक एन फैक्टर है, तो नॉर्मेलिटी में आप एन फैक्टर का डिवाइड करो तो मोलैरिटी आ जाएगा। इसका मोलैरिटी भी कितना होगा, 0.25 मोलर ही होगा। V ml, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मिलीलीटर में तो मिलीमोल आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई V मिलीमोल। मिलीमोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, ये अपने पास V मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा HCl का। कितना आंसर आएगा ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना होता है 1/4,
तो 1/4 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 160 ml HCl सॉल्यूशन चाहिए, जिस HCl सॉल्यूशन का 0.25 नॉर्मेलिटी हो, ताकि ये NaAlOH होल ट्वाइस CO3 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सके। बहुत इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया, बस इक्वेशन को बैलेंस किया और मोल कंसेप्ट अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल I2 ऑक्सीडाइजेस Na2S2O3। Na2S2O3 क्या बोलते हैं? हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन और आयोडीन अगर हम यूज कर रहे हैं मतलब आयोडोमेट्री की बात है। और आयोडीन और हाइपो सॉल्यूशन की क्या रिएक्शन होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता रखना है। इसके बारे में मैंने हर बार आपको बताया है कि आयोडीन की जब रिएक्शन Na2S2O3 से करते हैं तो बेसिकली क्या रिएक्शन आती है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, कौन रिड्यूस होता है, और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। आयोडोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन बेसिकली मोल कंसेप्ट से जब सॉल्व करते हैं ना तो ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत इजीली बैलेंस है। यहाँ पर ये इसको ऑक्सीडाइज करवा के Na2S4O6 सोडियम थायोसल्फेट से बेसिकली टेट्राथाइनेट आयन में लेके जा रहा है। नॉर्मेलिटी ऑफ दिस हाइपो सॉल्यूशन अगेंस्ट KMnO4 which oxidizes it to Na2SO4 would be। I2 क्या कर रहा है? हाइपो सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हाइपो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को। थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। +2 से कहां चला जाता है? +4 में। ये क्या बनाता है? टेट्राथाइनेट आयन। तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम टेट्राथाइनेट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी हो जाती है? +2.5। ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो आयोडीन क्या होगा? रिड्यूस। रिड्यूस होके क्या बनाएगा? 2I-। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2NaI। और ये ऑक्सीडाइज होता है, ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया। ये लो, जब ये इसको ऑक्सीडाइज करता है तो सोडियम टेट्राथाइनेट आयन बना देता है। इसका क्या है? 100 ml 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, और ये बेसिकली 50 ml आपको दे रखा है। इसकी मोलैरिटी गिवन नहीं है। अब इसी सॉल्यूशन को, इसी हाइपो सॉल्यूशन को KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है। तो KMnO4 जब इस हाइपो सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करेगा तो इस हाइपो सॉल्यूशन की उस पर्टिकुलर रिएक्शन में नॉर्मेलिटी क्या होगी? मोलैरिटी आपसे नहीं पूछा है। KMnO4 जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा Na2S2O3 को, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन है, तो ये जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये तो चला जाता है Mn2+ में, और ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है Na2SO4 में। Na2S4O6 में ऑक्सीडाइज नहीं करता। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बेसिकली सल्फर को इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो +6 में भेज देता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हाइपो सॉल्यूशन है इसका नॉर्मेलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या होगा? वो किस पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी पे और एन फैक्टर पे। एन फैक्टर तो चलो कोई भी बता सकता है इक्वेशन अगर आपको पता है, लेकिन Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है वो फर्स्ट इक्वेशन से आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम हाइपो सॉल्यूशन ही आपने सेकंड इक्वेशन में यूज किया है। तो यहां पर इसकी मोलैरिटी क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। बताइए इसके 1 मोल के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड है? 2 मोल। कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको ऐसा करते हैं कि मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मोल डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और यहां से क्या होगा? मोल डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ये दोनों बेसिकली इक्वलाइज होंगे, लेकिन आयोडीन यहां पे नॉर्मेलिटी में दे रखा है, तो ऐसा करते हैं कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं। बताइए इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलीलीटर है, तो ये क्या आ जाएंगे? मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। बताइए इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? इसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 50 ml, तो ये तो हो गया मिलीमोल। मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। Na2S2O3 से क्या बन रहा है? Na2S4O6। सोडियम ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। सल्फर किसमें? +2 में। सल्फर किसमें चला गया? +2.5 में। यहाँ पे इसके 1 मोल में कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है? 2 सल्फर एटम। तो 2 सल्फर एटम के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो Na2S2O3 में जो अपने पास एन फैक्टर आ रहा है ये कितना आ रहा है? 1।
तो बताओ यहां से अपने पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और इससे आप जब सॉल्व करोगे तो हाइपो सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, बिल्कुल सही है 2 टाइम्स हो गया, तो मोलैरिटी आ गया अपने पास 0.2। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, Na2S2O3 का नॉर्मेलिटी निकालना है, बाकी इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है। मोलैरिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी कितना होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, और सेकंड इक्वेशन में हाइपो सॉल्यूशन का एन फैक्टर क्या है, सल्फर किसमें +2.0 में है, कहां चला गया +6 में चला गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का यहां से लॉस हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हाइपो सॉल्यूशन के 1 मोल में 2 सल्फर एटम है, दोनों सल्फर एटम के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो हाइपो सॉल्यूशन का जो एन फैक्टर है ये कितना आ गया अपने पास 8। तो हाइपो सॉल्यूशन का, सेम हाइपो सॉल्यूशन का जो सेकंड रिएक्शन है इसमें नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 1.6 नॉर्मल सॉल्यूशन। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। और यहां से भी आपने ध्यान रखा कि जो फर्स्ट इक्वेशन का डेटा है वो सेकंड इक्वेशन में कैरी किस तरीके से किया, या तो मोल के टर्म में कैरी करना है या मोलैरिटी के टर्म में कैरी करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपने सोडियम थायोसल्फेट मतलब हाइपो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकाल लिया और इसी को क्या बोलते हैं कि जब एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन है तो यहां पे जो नॉर्मेलिटी होगी वही नॉर्मेलिटी हाइपो सॉल्यूशन की सेकंड इक्वेशन में होगी। बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पर हाइपो सॉल्यूशन का एन फैक्टर अलग है और यहां पे हाइपो सॉल्यूशन का एन फैक्टर अलग है। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन से आपको मोलैरिटी निकालना था, सेम एग्जैक्ट मोलर सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन में यूज करो। और मोलैरिटी अगर आपको पता है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो ये टोटल 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड है, एन फैक्टर पे बेस्ड है, बहुत इजीली सॉल्व हो गए। अब अगले क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होंगे, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री या परसेंटेज ऑफ अवेलेबल फ्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, हार्डनेस, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड अगले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीमेट्री पे, सॉरी आयोडोमेट्री में। आयोडोमेट्री में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं और बीच में कहीं आयोडीन सॉल्यूशन हमें यूज करना होता है। तो बताइए, इन एन आयोडोमेट्रिक एस्टिमेशन फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स। इसने तो रिएक्शन भी दे रखी है, जबकि मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, केवल लैंग्वेज लिखने की जरूरत है। तो कॉपर 2+ अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडोमेट्री की क्या स्टेप्स होती है, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सिस ऑफ Ki सॉल्यूशन से आप रिएक्ट करवाते हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज करवा देता है, -1 से कहां पहुंचा देता है 0, Io2 बन जाता है और ये खुद रिड्यूस हो जाता है। तो 2+ से कहां चला जाएगा 1+ में। अब यहां से जितना भी अपने पास आयोडीन बना है, इस आयोडीन का एस्टिमेशन करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन से इसका रिएक्शन करवाते हैं और हाइपो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है ये गिवन होता है। तो इस गिवन अमाउंट से आप क्या निकाल सकते हो, आयोडीन, और आयोडीन से आप क्या निकाल सकते हो, कॉपर 2+। बताइए आयोडीन क्या करता है, हाइपो सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो Na2S4O6 +2.0 से सल्फर को +2.5 तक ऑक्सीडाइज करवा दिया, खुद 0 से कहां चला जाएगा -1 में, खुद रिड्यूस हो जाता है। यही दोनों इक्वेशन आपको दे रखा है। क्या बोला है, 0.12 मोल ऑफ CuSO4, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, 0.12 मोल है। 0.12 मोल ऑफ CuSO4 was added to axis of Ki solution, एग्जैक्टली यही प्रोसेस है। एंड लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स 120 ml ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, इसका 120 ml रिक्वायर्ड है और इसकी मोलैरिटी आपको पता करनी है। तो चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, मतलब आयोडोमेट्री प्रोसेस में उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। आयोडोमेट्री प्रोसेस में यूजुअली क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमें नहीं पता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सिस ऑफ Ki के साथ रिएक्शन करके I2 बनाता है। तो I2 यहां से जितना भी बनता है उसको रिएक्ट करवाने के लिए हाइपो सॉल्यूशन गिवन होता है। तो गिवन हाइपो सॉल्यूशन से I2 निकालते हैं और I2 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको क्या निकालना है, हाइपो सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शंस हम सॉल्व कर लेते हैं। बताइए कॉपर 2+ अगर इतना है तो I2 कितना होगा, चाहे तो मोल कंसेप्ट से सॉल्व करो, चाहे तो
बेसिकली इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलो ऐसा करते हैं कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं, इन दोनों के लिए है। रिएक्शन कंप्लीटली हो रहा है, तो जितना भी I2 बनेगा यहाँ पे I2 किसकी वजह से बनेगा, कॉपर 2 प्लस की वजह से। Ki की वजह से बनेगा ऐसा मत बोल देना, क्योंकि Ki एक्सिस में दे रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2 प्लस मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, या इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2 प्लस मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। बताइए I2 के इक्विवेलेंट कितने हो सकते हैं, मोल ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। I2 का n फैक्टर क्या है, उल्टा देखना पड़ेगा, 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में, और 1 मोल I2 में कितना I प्रेजेंट है, 2, तो 2 बेसिकली 0 से कहाँ जाएंगे, -1 में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। कॉपर 2 प्लस, इधर से इधर देखो, 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, 1 प्लस में, n फैक्टर कितना आ गया, 1, और इसके मोल आपको कितने दे रखे हैं, 0.12 मोल ही दे रखे, तो I2 के भी मोल आ जाएंगे। तो मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.06 मोल। I2 के मोल आपको पता चल गए, तो यहां से आप क्या पता कर सकते हो, Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन का मोलैरिटी। बताइए दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, आयोडीन और हाइपो सॉल्यूशन। तो बेसिकली दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स या मिली मोल्स, सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल हो सकते हैं, मिली मोल्स इक्वल नहीं हो सकते, ऐसा कोई अपने पास कंसेप्ट नहीं है। तो बताइए इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, 0.06 मोल। ऐसा करते हैं इक्विवेलेंट में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मोल ही आपको दे रखा है। मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, I2 से कहाँ जा रहा है, 2i माइनस, 0 से -1, I2 के अंदर 2 आयोडीन प्रेजेंट है, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, n फैक्टर कितना आ गया, 2। Na2H2O3 में प्लस 2.0 से कहाँ जा रहा है, प्लस 2.5, तो बेसिकली आधे इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। और सोडियम थायोसल्फेट के 1 मोल में, सोडियम थायोसल्फेट के 1 मोल में सल्फर कितने प्रेजेंट है, 2, तो दोनों सल्फर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका n फैक्टर कितना आ गया अपने पास, 1, तो 1 n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई, इसके मोल अपने पास कितने हो जाएंगे, 120 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। तो ये अपने पास मोल है, इधर भी मोल में रखना पड़ेगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 1000 वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू मोल, मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 सॉल्यूशन। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 120 दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अपने पास हाइपो सॉल्यूशन का आ गया 1 मोलर। आयोडोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखा था, तो आपको बेसिकली ये पता करना था कि जो सेकंड स्टेप में हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं, इस हाइपो सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना हो सकता है। बहुत इजीली आपने ये क्वेश्चन बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन के ऊपर बेस्ड है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो आपको शीट में दे रखा है। 10 ग्राम सैंपल ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर वाज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। ब्लीचिंग पाउडर को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में और टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं। बताइए ब्लीचिंग पाउडर को जब एसिडिक मीडियम में वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। एसिडिक मीडियम में ब्लीचिंग पाउडर को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो यहां से क्या निकलता है, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस कितना निकलेगा, इसी का एस्टिमेशन आपको करना है। क्वेश्चन 6, एक 10 ग्राम का सैंपल है, इसमें बेसिकली 1 लीटर वाटर आप मिक्स कर रहे हो, तो यहां से क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस, अगर एसिडिक मीडियम है तो। आगे क्या बोला है, टू दिस सॉल्यूशन 35 ml ऑफ 1 मोलर मोहर सॉल्ट was added containing enough H2SO4। मतलब कि enough H2SO4 एसिडिक मीडियम आप रख रहे हो, एसिडिक मीडियम से यहाँ जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके Cl2 गैस को इवॉल्व करता है, और ये जो Cl2 गैस है मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ऐसा बता रखा है। was added containing enough H2SO4 after the reaction is complete, Axis Mohr salt requires 30 ml of 0.1 molar KMnO4 for oxidation. What is the percentage of available chlorine approximately is? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया और एसिडिक मीडियम आपने मेंटेन किया, इनफ H2SO4 मिला दिया,
तो H2SO4 और ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करने के बाद Cl2 गैस बनाएंगे। Cl2 गैस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये बेसिकली मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्शन इसका करवा रहा है, और मोहर सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे ना तो उसी से हम एस्टिमेट कर पाएंगे कि क्लोरीन गैस बेसिकली यहां से कितना निकला है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जब मोहर सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाया ना तो मोहर सॉल्ट एक्सिस में आ गया, ठीक है। तो क्लोरीन ने मोहर सॉल्ट के साथ जितना रिएक्शन किया उतना तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे मोहर सॉल्ट बच गया। तो बेसिकली यहां पर क्लोरीन ने कितना रिएक्शन किया ये आप कभी भी पता नहीं लगा सकते। अब यहां से जो मोहर सॉल्ट एक्सिस में है, इस एक्सिस को किसके साथ रिएक्ट किया, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, फिर आगे क्या है 30 ml। एक्सिस मोहर सॉल्ट रिक्वायर्स 30 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4, और इसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो क्या पता करना पड़ेगा कि 0.1 मोलर KMnO4 के लिए, जो कि 30 ml सॉल्यूशन है, इसके लिए कितना मोहर सॉल्ट यहां पे रिक्वायर्ड है। तो यहां जितना मोहर सॉल्ट खत्म हो गया उसको टोटल मोहर सॉल्ट में से अगर माइनस कर देंगे तो एक ऐसा अमाउंट आ जाएगा जिसने किसके साथ रिएक्ट किया था, क्लोरीन के साथ। क्या लिख सकता हूं, मोहर सॉल्ट रिएक्टेड विद क्लोरीन इज इक्वल टू टोटल मोहर सॉल्ट गिवन माइनस मोहर सॉल्ट रिएक्टेड विद KMnO4। KMnO4 के साथ जितना रिएक्ट कर गया उतने मोहर सॉल्ट को अगर टोटल मोहर सॉल्ट के सॉल्यूशन में से माइनस कर दिया जाए तो जितने भी मोहर सॉल्ट के मिलीमोल या मोल आते हैं ना, उतने मोल के साथ कितने रिएक्ट किया था, Cl2 के साथ। अब Cl2 के साथ जितना रिएक्ट करेगा उससे Cl2 के मोल आ जाएंगे। ये सारा Cl2 अपने पास कहां से निकला होगा, ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में से। तो ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में कितना क्लोरीन प्रेजेंट था इसका वेट परसेंटेज आ जाएगा। किस तरीके से, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन उसके पहले आपको यह सॉल्व करना पड़ेगा कि कितना क्लोरीन इस सैंपल में से निकला है। तो बताइए मोहर सॉल्ट आपको कितना दे रखा है, 35 ml ऑफ 1.0 मोलर, 1.0 मोलर। तो यहां से मोहर सॉल्ट अपने पास कितना आ गया, 35 मल्टीप्लाइड बाय 1, 35 मिलीमोल। और ये सारे 35 मिलीमोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्लोरीन के साथ कुछ रिएक्ट किया, बाकी जो मोहर सॉल्ट बच गया ना उसने KMnO4 के साथ रिएक्ट किया। बताइए KMnO4 कितना गिवन है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो 3 मिलीमोल। मोहर सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का एक सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होता है। कंप्लीट फॉर्मूला लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोहर सॉल्ट में जो आयंस प्रेजेंट है, Fe2+ प्रेजेंट है, अमोनियम सल्फेट है और फेरस सल्फेट है। इसमें से केवल क्या होता है, ये जो Fe2+ आयन है यही ऑक्सीडाइज होता है, इसी के साथ रिएक्शन होता है। तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होके कहाँ चला जाता है, Fe3+ में, और KMnO4 में से Mn+7 में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ चला जाता है, Mn+2 में। तो यहीं से आपको सॉल्व करना है कि 3 मिलीमोल ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना मोहर सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है। तो बताइए मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट। इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मिलीमोल्स कितने, 3 मिलीमोल, और इसका एन फैक्टर कितना आएगा, +7 से +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलीमोल, ये क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट Fe2+, और इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा अपने पास, मिलीमोल्स ऑफ Fe2+ मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। Fe2+ कहाँ जा रहा है, Fe3+ में। मोहर सॉल्ट के एक मोल के अंदर एक ही Fe2+ प्रेजेंट होता है, और वही Fe2+ +2 से +3 चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस आ गया पर मोल ऑफ मोहर सॉल्ट। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो बताइए मिली मोल ऑफ मोहर सॉल्ट अपने पास कितना आ गया, 15 मिलीमोल। तो सेकंड स्टेप में मोहर सॉल्ट ने कितना रिएक्ट किया, 15 मिलीमोल, और टोटल आपको कितना गिवन था, 35 मिलीमोल। तो 35 मिलीमोल में से 15 मिलीमोल हटा दो, टोटल 20 मिलीमोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया होगा, Fe3+ +2Cl-। यहां पे इसका 20 मिलीमोल रिएक्ट किया होगा।
तो इसका कितना मिलीमोल रिक्वायर्ड है ये आपको बताना। ये सारा का सारा मिलीमोल क्लोरीन का कहाँ से आया होगा, ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में से। और अगर आपने एक बार निकाल लिया कि कितना क्लोरीन है तो फिर हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि क्लोरीन का वेट परसेंटेज ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा। तो बताइए इक्विवेलेंट से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसके इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट कितने 20 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। Fe2 प्लस से कहाँ जा रहा है, Fe3 प्लस में एन फैक्टर कितना आ गया 1। Cl2 से कहाँ जा रहा है, 0 से जा रहा है -1। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन 1 मोल Cl2 के अंदर 2 Cl एटम है और दोनों Cl एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा 2। तो बताइए क्लोरीन के मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर दैट इज मिली इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा, क्लोरीन के मोल 10 मिलीमोल आ गए। अब तो सिंपल हो गया, आपको ये पता चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सैंपल है 10 ग्राम का, इसमें से 10 मिलीमोल क्लोरीन निकलता है। तो जो भी क्लोरीन निकला ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में से निकला, तो ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में क्लोरीन का वेट परसेंटेज आप बता सकते हो। वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर सैंपल इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल वेट कितना है, 10 ग्राम है और वेट ऑफ क्लोरीन 10 मिलीमोल है ना, इतना निकला है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 71। तो ये कितना हो गया 7.1% क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में प्रेजेंट था। ये आपने आंसर निकाल लिया। एक बात और बता देता हूं कि एसिडिक मीडियम में जो ये अपने पास ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल होता है, ये क्लोरीन गैस इवॉल्व करता है। इसकी रिएक्शन आप लिख लो किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट है। पहली बात तो याद करने का तरीका बताऊंगा, दूसरी बात बैलेंस रिएक्शन आपको देखना होगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम 2+ OCl- Cl-, हाइपोक्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन और एसिडिक मीडियम है। तो आपको रिडॉक्स में जब डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन पढ़ाया था तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद करवाई थी। बेसिक मीडियम में फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं और जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे अगर वहां से वापस एसिडिक मीडियम अप्लाई कर दो तो अगेन प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट वापस से कम प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट आपको बनाने होंगे। X2 + OH- क्या मिलता है आपको, X- + XO-। जब OH- यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तो अगर वापस से X- और XO- को कम प्रोपोर्शनेट करके X2 आपको बनाना है तो एसिडिक मीडियम अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि OCl- और Cl- ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में प्रेजेंट है। एसिडिक मीडियम अप्लाई करोगे तो Cl2 गैस तो निकलना ही है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, CaO-Cl2 + H2SO4 क्या मिलेगा, Cl2 प्लस कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, H2SO4 एसिड है, एसिड बेस का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट ही मिलेगा प्लस H2। ये अपने पास इसका बैलेंस रिएक्शन आ जाएगा। पता चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल का जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर रखा है और शीट में से ही था। इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना देखना था कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एटम को एस्टिमेट करना है और उसकी एस्टिमेशन के लिए कोई रिएक्शन आपको दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में आप कंप्लीटली प्रोडक्ट बना सकें। जैसे मान लो A + B दैट इज इक्वल टू C। अब आपको क्या करना है कि C की रिएक्शन आप किससे करवाना चाहते हैं, D के साथ, जिससे A बनेगा। तो D आपको गिवन है तो D गिवन से आप क्या निकाल सकते हो, C एस्टिमेट कर सकते हो। और C अगर आपने एस्टिमेट कर लिया तो C के एस्टिमेशन से आप क्या बता सकते हो, A। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आती है सेकंड रिएक्शन में कि D आपको किस में गिवन होता है, एक्सिस में। अब एक्सिस में गिवन है तो बेसिकली मान लो कि एक्सिस में आपको ये 100 गिवन है। अब 100 में से कितना यहाँ पे 50 या 50 इस तरीके से या 60-40 कि भाई कितना यहाँ पे C से रिएक्ट किया, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक थर्ड रिएक्शन लगाना पड़ता है। थर्ड रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा कि ये D जितना भी एक्सिस में है इसकी रिएक्शन लेटर से कि आप P से करवा देते हो और इससे क्या बनता है Q। अब P का अमाउंट आपको गिवन है और यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन होती है, यहाँ पे कोई भी एक्सिस में नहीं होता है। तो P के अमाउंट के लिए D ने कितना रिएक्ट किया ये आपने एस्टिमेट कर लिया। और D अगर यहाँ पे लेटर से कि 40 रिएक्ट कर रहा है
तो टोटल डी आपको कितना दे रखा था 100। 100 में से 40 अगर आप हटा दो तो बेसिकली डी कितना रिएक्ट कर रहा है 60 रिएक्ट कर रहा है। कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन में डी 60 रिएक्ट कर रहा है तो डी के लिए सी कितना चाहिए और सी के लिए ए कितना चाहिए, इस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन देखना अच्छे से। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ऑलरेडी एडवांस में दिए जाते हैं, आप इनको सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है ना तो नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में इसके डिस्कशन में आपको आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ भी रखा है और बेसिकली टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है, तो यहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। A mixed solution of potassium hydroxide and sodium carbonate requires 15 ml of N/20 HCl। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आप 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, मतलब कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। ये भी बेस है और ये भी बेस ही है। तो बेस की रिएक्शन आप किससे करवाओगे? एसिड के साथ। एसिड आपको कितना दे रखा है? N/20 और 15 ml ऑफ HCl ये आपको दे रखा है। तो प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा वो आपको पता करना है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी देखना, पहले इस दिक्कत को सॉल्व कर लेते हैं। KOH तो अपने पास क्या है? मोनो एसिडिक बेस है और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो KCl प्लस H2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? OH माइनस H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा वाटर, K प्लस Cl माइनस। लेकिन यहां दिक्कत है भाई, Na2CO3 अपने पास एक तरीके से डाई एसिडिक बेस है। ये एक H प्लस भी एक्सेप्ट कर सकता है, 2 H प्लस एक्सेप्ट करके कंप्लीट रिएक्शन भी कर सकता है। तो एक H प्लस एक्सेप्ट करके NaHCO3 H प्लस एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा? HCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, या 2 H प्लस एक्सेप्ट करके Na प्लस का जो भी कंपाउंड है बेसिकली सॉल्ट होगा। CO3 माइनस 2 H प्लस अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2CO3। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि Na2CO3 ने एक H प्लस एक्सेप्ट करके NaHCO3 बनाया है या Na2CO3 ने 2 H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाया है? ये पता करने के लिए आपको बेसिकली ये टाइट्रेशन प्रोसेस है। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में क्या दिया जाता है? इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये 2 इंडिकेटर दिए होंगे। अब इन दोनों इंडिकेटर का जो वर्किंग रेंज होता है ना, वर्किंग रेंज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग रेंज से ही आपको पता चलेगा कि जब ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है तभी तो टाइट्रेशन कंप्लीट होता है। कलर चेंज जब होता है इंडिकेटर का तो आपको क्या लगता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी इंडिकेटर से आपको पता चलेगा कि Na2CO3 ने 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट किया है या 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट किया है। जब 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaHCO3। ये अभी भी अपने पास क्या है? Na प्लस NaOH प्लस H2CO3, ये एसिड रहा होगा। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कि क्या है? ये बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट में pH अराउंड 9 to 10 आएगा, वो आप एस्टिमेट करके देख लेना। 9 to 10 जब इसका pH आता है तो यहाँ बेसिकली फिनोफ्थलीन इंडिकेटर वर्क करता है, क्योंकि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का जो वर्किंग रेंज है वो 9 to 10 ही होता है। तो कभी भी अगर आपको फिनोफ्थलीन इंडिकेटर दिया जाए Na2CO3 के टाइट्रेशन में तो आपको क्या सोचना है कि सर Na2CO3 HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके NaHCO3 बना रहा है। और सिमिलरली अगर मान लो कि Na2CO3 ने 2 मोल HCl को कंज्यूम कर लिया तो क्या बनेगा? 2NaCl प्लस H2CO3। NaCl तो न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड। वीक एसिड का वर्किंग रेंज, सॉरी इस वीक एसिड का pH आता है 3 to 4 और 3 to 4 के बीच में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का वर्किंग रेंज होता है। तो अगर आपको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर दे रखा है तो आपको क्या अज्यूम करना है कि Na2CO3 2HCl के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना रहा है। तो बेसिकली मिथाइल ऑरेंज आपको दे रखा है या फिनोफ्थलीन दे रखा है, इन्हीं दोनों की वजह से आपको डिसाइड करना होगा कि सोडियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है या 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन दे रखा है और इसकी रिएक्शन ये बेसिकली किससे करवा रहा है? HCl से। HCl का रिक्वायरमेंट कितना है? HCl से रिएक्ट कर रहा है ये भी HCl से रिएक्ट करेगा। कितना रिक्वायरमेंट है? N/20 ml, सॉरी N/20 नॉर्मेलिटी है, 15 ml रिक्वायरमेंट है। जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ये यूज करता है तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेगा तो क्या बनेगा? KCl + H2। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaHCO3 + H2। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के केस में ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर आप यूज करोगे तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के केस में ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या मिलेगा? H2CO3 आपको मिलेगा प्लस 2 NaCl। ये इसके 2 मोल से रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ तो एक ही मोल से रिएक्ट करेगा, मोनोप्रोटिक एसिड है और मोनो एसिडिक बेस है, तो K + Cl- प्लस H2O। और यहाँ पे अपने को पास HCl का कितना रिक्वायरमेंट है? 25 ml ऑफ सेम एसिड। सेम एसिड मतलब कि N/20 मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है और इसका 25 ml का रिक्वायरमेंट है। तो आपसे ये पूछा है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन जो अपने पास है KOH और Na2CO3 का, इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना अमाउंट प्रेजेंट है? बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ये बैलेंस ही है सब कुछ। लेट अस से कि इसका A मोल है, इसका B मोल है। बताइए A मोल के लिए कितना चाहिए? A मोल। B मोल के लिए कितना चाहिए? B मोल। तो HCl आपको कितना रिक्वायर्ड है? A + B मोल। और HCl के मोल आपको कितने दे रखे हैं? नॉर्मेलिटी N/20 है, HCl का इनफैक्टर 1 ही होता है तो इसको मोलैरिटी भी आप अज्यूम कर सकते हो। मोलैरिटी 1/20 है मल्टीप्लाइड बाई 15 ml। तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 1/20, 15/20 मिलीमोल। A + B, एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब सेकंड पे आ जाओ। ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो 2HCl के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा। बताइए ये A मोल है, ये B मोल है, सेम ही तो सॉल्यूशन है। A मोल के लिए कितना रिएक्ट करेगा? A। और B मोल के लिए कितना रिएक्ट करेगा? 2B। तो A + 2B इज द अमाउंट ऑफ HCl यूज्ड। अब यहाँ पे HCl का जो अमाउंट है वो ज्यादा यूज होगा, इसीलिए 25 ml यूज करना पड़ रहा है। नॉर्मेलिटी N/20 है, मोलैरिटी N/20 होगी। 1/20 मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 25/20। इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये बचेगा B। ये कितना बचेगा? 25 - 15, 10/20 बचेगा। और यहाँ पे 10/20 पुट करो, 15/20 - 10/20 ये कितना हो जाएगा? 15/20 - 10/20 5/20 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1/4 मिलीमोल A अपने पास क्या दे रखा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल पता चल गए तो इसका वेट आप ग्राम में बता सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये मान लो कि 1 मिनट से पहले ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपको केवल ये पता होना चाहिए कि फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज कौन सा इंडिकेटर दिया हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर की प्रेजेंस में ये जो Na2CO3 है ये HCl के कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है? या तो 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है या HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। 1/4 मिलीमोल 10⁻³ मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय KOH कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है 56 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 14.014 ग्राम KOH आपको यूज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर KOH + Na2CO3 के मिक्सचर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हार्ड वाटर के सैंपल के बारे में दे रखा है। हार्ड वाटर में बेसिकली जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट होते हैं ना, ये सॉल्ट आपको दे रखे हैं और हार्डनेस कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे मान लो कि CaCl2 प्रेजेंट है, MgCl2 प्रेजेंट है। अब CaCl2 MgCl2 किसी भी वाटर के सैंपल में कितना प्रेजेंट है ये आपको दे रखा है। तो आपको हार्डनेस किसकी टर्म में कैलकुलेट करनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। 1 लीटर का सैंपल है मतलब कितना हो गया? 1000 ml। हार्डनेस किस में कैलकुलेट किया जाता है? ppm कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करना है। लेकिन CaCO3 का कितना अमाउंट है इस हार्ड वाटर में ये नहीं दे रखा है। इस हार्ड वाटर में किसका अमाउंट आपको दे रखा है? CaCl2 का अमाउंट आपको दे रखा है और MgCl2 का अमाउंट आपको दे रखा है 1.9 मिलीग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। अगर CaCl2 का 4.44 मिलीग्राम अमाउंट इस वाटर में प्रेजेंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा ये आपको निकालना है।
तो अमाउंट है बेसिकली इतना, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो सकता है, ये वेट से तो हम नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा कि CaCl2 के जितने इक्विवेलेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, एग्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट के उतने ही इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और उतने इक्विवेलेंट्स के रेस्पेक्ट में CaCO3 का क्या वेट प्रेजेंट होगा वो निकालना है। तो CaCl2 का मोलर मास कितना होता है 111, इसका कितना होता है 95। 111 का आप डिवाइड करो 95 का डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 4 मिलीमोल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 मिलीमोल। इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए इक्विवेलेंट कितना होता है, सॉरी इक्विवेलेंट तो हमेशा ही सेम होता है, मोल डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, सॉरी मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आयनिक कंपाउंड के लिए एन फैक्टर कितना होता है, टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज। तो यहाँ पे अपने पास टोटल कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज कितना है 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 का डिवाइड कर दो, उससे अपने पास क्या आ जाएंगे इक्विवेलेंट वेट आएगा, लेकिन हमें क्या यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट्स। तो इक्विवेलेंट्स कितना होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो ये अपने पास 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, टोटल 12 इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स, टोटल 12 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी यूज्ड। इसका 8 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट है, इसका 4 मिली इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, इसके लिए 8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, टोटल मिला के 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिली मोल अपने पास कितने हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 2+ है या कार्बोनेट 2- है, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर अपने पास कितना आ गया 2, तो टोटल 6 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट है। अब बताइए 1 लीटर के सैंपल में 6 मिलीमोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो पीपीएम में हार्डनेस आपको बताना है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज करना है। तो पीपीएम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नीचे क्या आता है सॉल्यूशन आता है, केवल मोलैलिटी एक ऐसा टर्म है जहां पे नीचे सॉल्वेंट आता है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना है 6 मिलीमोल है कैल्शियम कार्बोनेट, मल्टीप्लाइड बाय एक कैल्शियम कार्बोनेट के मोल का मास कितना होता है 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में ही आना चाहिए, तभी ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा और आंसर किस में आ जाएगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपने पास कितना 1000 ml, जब इतना अपने पास सॉल्यूशन होता है वाटर की जो डेंसिटी है वो कितना अज्यूम करके चलते हैं 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml कितना हो जाएगा 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, तो ये कितना हो गया 6 मिलीमोल था ना, ठीक है 10⁻⁻⁶, 6 मिलीमोल, ये यहीं से गलत आ रहा है ना, ये मिलीग्राम में तो मिलीमोल में तो पहले ही आएगा और 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻² और है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² और 6 मिलीमोल कितना होता है 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² और है, तो अब कितना हो गया ये हटा दो, ये हटा दो, आंसर कितना आ गया 6 ppm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड वाटर का सैंपल है, हार्ड वाटर के सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट है, ये दोनों सॉल्ट कितना प्रेजेंट है वो आपको दे रखा है, तो इन दोनों सॉल्ट के रेस्पेक्ट में अगर ये दोनों सॉल्ट इतना प्रेजेंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट होता, ये आपने निकाला, और अगर इतना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में आपने ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म पीपीएम निकाल लिया। तो फाइनली हार्ड वाटर का जो हार्डनेस है वो पीपीएम में इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ग्राम BaMnO4 होल ट्वाइस बेरियम पर मैग्नेट का सैंपल है 15 ग्राम का, containing inert impurity is completely reacting with 100 ml of 11.2 volume H2O2, then what will be the purity percentage of barium permanganate in the sample? बेरियम परमैंगनेट का सैंपल है और इस परमैंगनेट के सैंपल में एक इनर्ट इम्प्योरिटी है, मतलब कि टोटल 15 ग्राम बेरियम परमैंगनेट नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें इम्प्योरिटी होगा, थोड़ा बहुत बेरियम परमैंगनेट होगा। अब ये यहाँ पे कितना है इसको एस्टिमेट करने के लिए रिएक्शन आपने किया है, रिएक्शन किससे किया है H2O2 से, H2O2 आपको कितना दे रखा है 11.2
वॉल्यूम इसके ऊपर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दिखा रखा है, तो बेसिकली मोलैरिटी कितना हो जाएगा, H2O2 सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। तो यहां से इसका मोलैरिटी कितना आ गया, 1 मोलर सॉल्यूशन है ये, और 100 ml आपने इसको लिया है। इसके लिए बेरियम पर मैग्नेट का सैंपल कितना रिएक्ट करेगा, ये सारा का सारा कहां से आ रहा है, सैंपल से आ रहा है। सैंपल अपने पास कितना है, 15 ग्राम का है। तो यहां से आप क्या एस्टिमेट कर लोगे, बेरियम पर मैग्नेट का मास, बेरियम पर मैग्नेट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास 15 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अपने पास आ जाएगा प्योरिटी परसेंटेज। और मैंगनीज का मास आपको दे रखा है 55 मोलर मास, और बेरियम का दे रखा है 137। तो ये कितना हो जाएगा, 55 डबल करना है ना, तो 110 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 18 128, ये तो हो गया। और इसके बाद बेरियम कितना होता है 137, 3 1 5 6 7 हो गया, 5 हो गया, 375 ग्राम बेरियम पर मैग्नेट का मोलर मास है। अब बताइए, पर मैग्नेट में Mn+7 में होता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, ये इसको जब ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होके कहाँ चला जाएगा, +2 में, एसिडिक मीडियम है, और ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ ऑक्सीजन -1 में है तो कहाँ चला जाएगा, 0 में, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, प्लस वाटर है। इसका जो एन फैक्टर है वो हमेशा 2 ही आएगा, चाहे इसको कोई ऑक्सीडाइज करे चाहे इसको कोई रिड्यूस करे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है H2O2 का, उसमें एन फैक्टर H2O2 का 2 ही आना है। आप चाहे तो यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख लो। और बेरियम पर मैग्नेट में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया है। लेकिन बेरियम पर मैग्नेट के 1 मोल में 2 मैंगनीज एटम प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका एन फैक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, 10। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम पर मैग्नेट मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। मिली इक्विवेलेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मोल्स, चलो इक्विवेलेंट इक्वल कर लेता हूं मैं, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, और इधर से भी मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, 1 मोलारिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/10 लीटर, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, तो ये कितना हो गया 2/100, इसके मोल आ गए अपने पास 2/100। तो वेट कितना आ जाएगा बेरियम पर मैग्नेट का, 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 375 मोलर मास, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये बेरियम पर मैग्नेट कहाँ प्रेजेंट है, 15 ग्राम इम्प्योर सैंपल में, तो प्योरिटी परसेंटेज कितना आएगा, प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, प्योरिटी परसेंटेज। प्योर कितना है अपने पास, 2/100 इंटू 375, इम्प्योर कितना है 15 ग्राम, तो 100 से 100 तो गया, ये कितना हो जाएगा 375, हाँ ये हो जाएगा 150, 50% ये सैंपल प्योर है, बाकी 50% इस सैंपल में इनर्ट इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो यहां से बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया कि H2O2 का अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दिया जाए तो इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आप इसकी मोलैरिटी पता कर सकते हो। मोलैरिटी पता करने के बाद H2O2 के मिलीमोल आपको पता है, मिली इक्विवेलेंट पता है, उससे आपने क्या पता कर लिया, बेरियम पर मैग्नेट के मिलीमोल या मिली इक्विवेलेंट पता कर लिए। और ये जितने भी यहाँ पे इसका सैंपल है ये किस में से आ रहा है, 15 ग्राम इम्प्योर सैंपल में से। तो 15 ग्राम इम्प्योर सैंपल में क्या प्योरिटी परसेंटेज हो सकता है, तो प्योर बेरियम पर मैग्नेट डिवाइडेड बाई इम्प्योर बेरियम पर मैग्नेट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए अच्छे से, A sample consisting of dark brown powder of PbO2, PbO2 lead oxide का dark brown powder आपको दे रखा है, is allowed to react with axis of Ki, Ki के साथ रिएक्ट करेगा, Pb4+ में प्रेजेंट है, जबकि Pb की 2+ ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पता है। तो अगर ये +4 में दे रखा है तो +2 में जाना चाहेगा, Pb खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Ki को ऑक्सीडाइज करेगा तो I- से क्या बनाएगा, I2। अब आगे क्या बोला गया है, लिबरेटेड I2 इज रिएक्टेड विद N2H4, तो ये आयोडोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि N2H4 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो I2 की रिएक्शन इन्होंने N2H4 से करवाया है, N2H4 से रिएक्शन करवाने के बाद कोई एक गैस लिबरेट हुआ, उस गैस का वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम STP पे दे रखा है, तो वॉल्यूम से आप नंबर ऑफ मोल वगैरह बता सकते हो।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डेसी मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व PbO2। तो बेसिकली इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है उस इंफॉर्मेशन से PbO2 के बारे में पता करना है, और जब PbO2 आपको पता चल जाए तो PbO2 की रिएक्शन NaOH से करवानी है। NaOH आपको दे रखा है तो आपको ये पता करना है कि PbO2 कितना रिक्वायर्ड होगा। अ सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ डार्क ब्राउन पाउडर ऑफ PbO2, इसकी रिएक्शन आपने किससे किया? एक्सिस ऑफ Ki से। बहुत ही सिंपल है। Pb किस कहाँ प्रेजेंट है? +4 में। तो Pb कहाँ तक रिड्यूस हो जाएगा? +2 तक। जब ये रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, -1 से कहाँ भेज देगा? 0, I2 बना दिया। फिर I2 की रिएक्शन आप किससे करोगे? N2H4 हाइड्रोजीन से। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो N2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा तो I- तक चला जाएगा। यहां से जो गैस रिलीज हो रही है STP पे, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1.12 लीटर। तो इससे इसका क्या पता चल जाएगा? मोल। इसके मोल से आप क्या पता कर लोगे? I2 के मोल। I2 के मोल से आप क्या पता कर लोगे? PbO2। और फिर इसके बाद क्या करना है कि जो PbO2 आपको पता है उसके लिए NaOH का रिक्वायरमेंट कितना है, इजीली आ जाएगा। एक्सिस ऑफ I2 के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले यहां से करते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ PbO2 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, ठीक है। और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। 1.12 लीटर ही आपको दे रखा है, तो 22.4 लीटर का आप डिवाइड करो, ये कितनी बार कटेगा? 1/20 टाइम्स, तो 1/20 मोल N2 गैस के आगे। अब 1/20 मोल से आपको क्या निकालना है? I2 के मोल निकालना है, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट दोनों इक्वलाइज करने पड़ेंगे। इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, और इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? मोल्स I2 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। N2 का n फैक्टर कितना? यहाँ उल्टा देखना पड़ेगा ना, 0 से कहाँ जा रहा है? -2 में, और N2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, दोनों 0 से कहाँ जाएंगे? -2 में। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा? 4 मोल्स I2 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। 0 से कहाँ जा रहा है? -1 में। एक मोल आयोडीन के अंदर 2 आयोडीन एटम प्रेजेंट है, दोनों ही 0 से -1 में जाएंगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इसका n फैक्टर कितना आ गया? 2। तो 2 से ये 2 टाइम्स, तो 1/10 मोल आ गए मोल्स ऑफ I2 में। I2 के मोल आपको पता चल गए तो उससे क्या पता करना पड़ेगा? PbO2। तो बताइए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ PbO2। मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? I2 के मोल। I2 के मोल कितने हैं? 1/10 मोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। I2 से क्या बन रहा है? I- बन रहा है। n फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। 0 से -1 में 2 आयोडीन प्रेजेंट है, दोनों 0 से -1 में जाएंगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा पर मोल ऑफ I2 मॉलिक्यूल। इधर इसका n फैक्टर कितना होगा? मोल्स ऑफ PbO2 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, ये इसके इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगा। +4 से कहाँ चला गया? +2 में। इसके एक मोल में एक ही Pb प्रेजेंट है, वो Pb भी +4 से +2 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर भी कितना आ जाएगा? 2। तो मोल्स ऑफ PbO2 अपने पास कितना आ गया? 1/10 मोल। अब आगे की रिएक्शन इसमें क्या पूछा है कि ये जो PbO2 है, इस PbO2 को NaOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। NaOH का सॉल्यूशन आपको डेसीमोलर दे रखा है, तो बताइए NaOH के वॉल्यूम का क्या रिक्वायरमेंट होगा? तो यहां पे बेसिकली PbO2 का NaOH सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन अगर आपको पता होगा तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं पता होगा ना तो भी थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि PbO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। उसके हिसाब से पता किया जा सकता है कि PbO2 बेस NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। अब देखना, PbO2 है तो कार्बन वाली लाइन में क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb, Sn और Pb दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही है, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो बेस ये OH- देगा तो इसको OH- एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो आप इसको चाहो तो किसी और तरीके से भी देख सकते हो। वैसे Pb +4 में प्रेजेंट है तो Pb का +4 में क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड से लेड, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बेट। तो PbO3 2- Pb +2 में प्रेजेंट है तो सोडियम प्लम्बेट बनना चाहिए। या तो आपने डायरेक्ट ही आंसर बना दिया, या और कैसे बना सकते हैं? PbO2 का आप क्या बनाओ? हाइड्रोक्साइड बनाओ। तो PbO2 के हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है? PbOH होल 4 हो सकता है, और PbOH
दोनों में से कोई भी इक्वेशन फॉलो करना, आंसर तो हमेशा सही आएगा। PbOH होल 4 ये बेसिक ऑक्साइड है, बेस के साथ सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, तो Pb की वैलेंसी भी 4 होगी, लेकिन Pb तक आते आते यहाँ पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल काफ़ी सारे प्रेजेंट है, तो ये OH माइनस अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। इससे इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लेक्स हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते ही हैं, और यही आपसे पूछा है कि PbO2 का कितना अमाउंट इसमें बेसिकली सॉल्युबल हो सकता है। तो ये क्या बनाएगा, PbOH6 2 माइनस, आप इसको चाहो तो इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो Na2 PbOH। तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा 2, यहाँ से भी आंसर आएगा और यहाँ से भी एग्जैक्ट सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप Na2PbO3 लिखो चाहे आप Na2PbOH होल 6 लिखो, बात एक ही है। सोडियम प्लम्बेट आपने बना दिया है प्लस H2। अब बताओ ये कितना है 1/10 मोल, तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा 1/10 का जस्ट डबल रिक्वायर्ड होगा, तो 1/10 इंटू 2/10 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड। और NaOH का मोलैरिटी आपको क्या दे रखा है, डेसीमोलर। 1/10 मोलर, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, V वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया, मोल। इसके इतने मोल रिक्वायर्ड होंगे, और आपने ऑलरेडी निकाल लिया कि PbO2 के 1/10 मोल के लिए NaOH के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे 2/10। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, V इज इक्वल टू 2, और ये बेसिकली मोल है। यहाँ पे भी मोलैरिटी आपने लिया है, तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो NaOH सॉल्यूशन डेसीमोलर जो सॉल्यूशन है उसका बेसिकली 2 लीटर रिक्वायर्ड होगा, ताकि इस रिएक्शन में जितना भी PbO2 बना है वो सारा डिसॉल्व हो सके। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। टोटल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और ये सारे 10 क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंसेप्ट चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं।